अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर खुफिया मुलाकातों में एक बड़ा फैसला कर लिया गया है, एक बड़ा इत्तिफाक कर लिया गया है कि इमरान खान का किस्सा अब ख़त्म है। इमरान खान को दोबारा कभी भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बनने देना और इमरान खान की जो जमात है इसे तोड़ देना है और इसका हशर वैसा ही करना है जैसा कि माजी के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ होता रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जिनके हाथ में ताकत है, जो इस वक्त मुख्तदर हल्के हैं, जो इस वक्त ताकतवर लोग हैं, उन्होंने ये इत्तिफाक कर लिए है। और ये इत्तिफाक किसके साथ हुए है? ये इत्तिफाक है पाकिस्तान के अंदर जो माजी के अंदर 30 साल पाकिस्तान को लूटने वाली दो जमातें हैं उनके साथ है और उनके दीगर हवारियों के साथ ये इत्तिफाक हो गया है कि इमरान खान का किस्सा अब पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म। इमरान खान जितना चाहे जोर लगा ले, इमरान खान जितना चाहे प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान के अंदर ना तो सूबा पंजाब की वजारत आला दिलवानी है, ना ही पाकिस्तान का वजीर आज़म बनने देना है और ना ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनने देनी है। ये फैसला हो चुका है। और ये फैसला किन्होंने किया है? उन्हीं लोगों ने किया है जो इमरान खान के खिलाफ अमरीकी साजिश रजीम चेंज का हिस्सा बने। नाज़रीन किराम, यही वजह है कि अब इससे पहले मैं आपको बताता रहा हूं कि इमरान खान के खिलाफ एक तो ये फैसला है कि उसे सियासत में उसकी सियासत ख़त्म करनी है, उसे हुकूमत में नहीं आने देना, और साथ साथ उसको हमेशा के लिए वो पाकिस्तान क्या दुनिया से ही ख़त्म करने के लिए भी प्लान बनाए जा रहे हैं। मसलन उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की ज़िंदगी को जो सीरियस थ्रेट हैं, ये एक बड़ी वाज़े जो है ये उनके खिलाफ एक साजिश है कि जिसमें खुद वो कहते हैं कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा है। तो एक तो कत्ल के ज़रिए से उनको हटाने का मंसूबा है, और इसी तरह से कल इमरान खान के जो नायब कप्तान हैं, जो नायब खिलाड़ी हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी ये बात कही है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा है। अगर इमरान खान को ये लोग गिरफ्तार करते हैं तो फिर आपने इंतज़ार नहीं करना, फिर आपने पूरे पाकिस्तान को जाम कर देना है, सड़कों पर निकल जाना है और तुर्की मॉडल को अपनाना है कि जिस तरह से उर्दगान के खिलाफ 2016 में जब बगावत की गई थी तो फिर पूरा तुर्की बाहर निकल आया था। यही मॉडल अपनाना है पाकिस्तान के अंदर भी। ये शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पैगाम दे दिया गया है। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम, इमरान खान को जो मुकद्दिमात हैं उनके अंदर उलझाकर उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला ले लेना है कि जिससे वो ताहयात नाअहल हो जाए, ये भी एक मंसूबा बनाया जा रहा है। फिर नाज़रीन किराम, इसके अलावा ये भी किया जा रहा है कि इमरान खान की जो जमात है इससे लोगों को तोड़ लिया जाए और इमरान खान की जमात में वो लोग बचें जो चंद एक हों, और चंद एक लोगों के साथ इमरान खान कुछ नहीं कर सकते हैं। चुनांचे ये भी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर खुद अंदर खाना लड़ाई करवाई जा रही है, और अंदर खाना अब भी ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिरन तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अंदर से वो उन लोगों के साथ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लूटने के लिए मुसल्लत किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर बगावत, खून रेजी, खाना जंगी, यहाँ तक के बाज़ लोगों के यहाँ मार्शल लॉ की तरफ भी हालात को लेकर जा रही हैं। नाज़रीन किराम, जो इससे पहले हमारी पाकिस्तान की तारीख़ है, अगर हम उसको उठाकर देखें तो हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान हैं ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं ही नहीं। जितने भी सियासी लोग आज पाकिस्तान के अंदर या माजी में हुक्मरान रहे या बने, वो सब के सब लोग वो अवामी राय से, यानी वो अवाम की मकबूलियत से आगे नहीं आए, बल्कि वो पसे पर्दा उन ताकतों के ज़रिए से साजबाज करके आए जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान के असल हुक्मरान तो वो लोग हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त जो इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है, ये साजिश बड़ी खौफनाक है। और इमरान खान के खिलाफ सिर्फ यही एक साजिश नहीं हो रही, बल्कि नाज़रीन किराम जो इमरान खान को फांसी देने का मंसूबा है ये भी पूरी तरह से अमल में है। माजी के अंदर जिस तरह से 1979 के अंदर, जब 1977 के अंदर जब भुट्टो का तख्ता उल्टा, फिर 2 साल उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी गई, बिल्कुल उसी तरह से मनसूबाबंदी अब की जा रही है। और नाज़रीन किराम,
जिस तरह से माजी के अंदर सियासतदान बिके और अपनी ही जमात के, यानी एक तरह से सियासतदान सारे एक दूसरे की फेवर करते हैं, जैसे बाकी लोग हर शोबे के लोग एक दूसरे की फेवर करते हैं, तो सियासतदानों ने अपने ही लोगों के साथ धोखाबाजी करके उन्हें फांसी की भीड़ चढ़ा दिया या उन्हें सजाओं की भीड़ चढ़ा दिया। वही कुछ आज इमरान खान के साथ होने वाला है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ जाली ऑडियोज, वीडियोस, नंगी वीडियोस और इसके अलावा कुछ दीगर जो करैक्टर असैसिनेशन है की मुहिम है, जो किरदार कुशी की मुहिम है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान के खिलाफ जारी हैं। यहाँ पर नाज़रीन किराम, मैं आपको जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिनके बारे में ये दावा आज भी पाकिस्तान के लोग करते हैं, खुद इमरान खान का ये दावा है कि उनको अमेरिका ने हटाया और साजिश की और उनका तख्ता उल्टा, और अमेरिका ने जिस तरह से उनके खिलाफ मंसूबे बनाकर उन्हें फांसी पर चढ़ाया, बिल्कुल आज भी वही कुछ उनके खिलाफ हो रहा है। खुद इमरान खान का मानना भी है। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम, जो 1977 का ज़माना था, मैं आपको उसमें लेकर जाना चाहता हूं कि वो ज़माना क्या था, वो हालात क्या थे, और कैसे उस ज़माने के अंदर जो भुट्टो थे, जो कि एक अवामी लीडर थे, यानी जो मकबूलियत इमरान खान की आज है, बिल्कुल इसी तरह की मकबूलियत उस ज़माने में भुट्टो की हुआ करती थी। चूंकि उस ज़माने में पाकिस्तान की आबादी कम थी तो लोग भी उस एतबार से कम थे, लेकिन बहरहाल जो अवामी मकबूलियत भुट्टो को हासिल थी, वही अवामी मकबूलियत आज इमरान खान को है। और जिस तरह से इमरान खान के साथ आज हो रहा है कि उन्हें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि ठीक है आपकी बात मान ली जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से भुट्टो के साथ भी होता रहा। फिर क्या हुआ कि भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बस फर्क यह है नाज़रीन किराम कि भुट्टो के ज़माने में जब भुट्टो को इक़्तिदार से अलग किया गया, उस वक्त एलानिया मार्शल लॉ लग चुका था। लेकिन आज जब इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया तो एलानिया मार्शल लॉ तो नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ लोगों के हाथ में है और वही कंट्रोल कर रहे हैं, जो एक तरह से बहुत से लोगों की राय भी है कि वो कहते हैं कि सिविल मार्शल लॉ है। बहरहाल का मैं आपको माजी के अंदर जो कुछ हुआ वो मैं तारीख़ आपको बताना चाहता हूँ, और ये तारीख़ बुनियादी तौर पर एक जो मुसन्निफ़ हैं, अंग्रेज़ मुसन्निफ़ स्टैनली वॉलपर्ट, उनकी किताब है जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। वो जो उनकी किताब है, उनकी किताब का जो आखिरी बाब है, उस आखिरी बाब से जो कुछ उस ज़माने में हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये कल से सोशल मीडिया पर ये लोगों ने इसको लिखना भी शुरू किया है, इसको बताना भी शुरू किया है, और ये जो कुछ लिखा गया है, ये जो कुछ बताया जा रहा है माजी की तारीख़ है, इसका समझना हर एक को इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि तारीख़ के बारे में बात कही जाती है कि जो तारीख़ होती है, इसको देखकर इंसान अपने मुस्तकबिल के फैसले करता है, इसको देखकर हाल के बारे में सोचता है, मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। तो तारीख़ जो लोग भुला देते हैं तो वो अपना ना मुस्तकबिल जी पाते हैं, देख पाते हैं, ना ही हाल को वो अच्छा गुजार सकते हैं। तो इसलिए जो पास्ट के अंदर हुआ, जो तारीख़ के अंदर हुआ, वो आप देखें, फिर हाल को देखें और फिर मुस्तकबिल को देखें। इसलिए ये तारीख़ जानना ज़रूरी है कि माज़ी के अंदर क्या हुआ था। चुनांचे नाज़रीन किराम, 5 जुलाई की सुबह मार्शल लॉ के निफाज के बाद माज़ूल वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल फैज़ अली चिश्ती के मुसल्लह फ़ौजियों ने मरी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया, जहां वज़ीर आज़म हाउस के अमले ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने बताया कि सर आप सिर्फ हिफाजती तहवील में हैं, यानी गिरफ्तार वगैरह नहीं हुए। 5 जुलाई को जब सुबह मार्शल लॉ लगी तो जो वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनको मरी रेस्ट हाउस मुंतकिल करके कहा गया कि आप सिर्फ हिफाजती तहवील में हैं, आपको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई गलत फहमी नहीं थी कि मार्शल लॉ के निफाज के बाद उसकी पोजीशन कितनी नाजुक थी, लेकिन फिर भी वो जनरल ज़िया की जो एम्बिशन अंडर एस्टिमेट कर रहा को एस्टिमेट जो वो जनरल ज़िया की एम्बिशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था और समझ रहा था कि आइन को मुअत्तल करने की सज़ा और हल्फ की खिलाफ वर्जी जैसी धमकियों से वो ज़िया को खौफजदा कर सकता है। ये भुट्टो की ज़ाती तौर पर राय थी। दूसरी तरफ जनरल ज़िया ने कौम से खिताब करते हुए वाज़े किया कि वो मुल्क को इंतशार से बचाने और अक्टूबर में इलेक्शन करवाने आया है और इलेक्शन के बाद इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों को सौंप दिया जाएगा। और जिस शख्स ने ये पूरी तारीख लिखी है या जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो मैं आपको सुना रहा हूं कि सोचें कितने भोले लोग होंगे वो लोग जो इलेक्शन की यकीन दहानी के बाद थोड़े ठंडे हो गए। उसके थोड़े दिनों के बाद न्यूज़ वीक के नुमाइंदे ने इंटरव्यू में सवाल किया कि क्या भुट्टो को अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। जनरल ज़िया ने कहा क्यों नहीं, वो ज़रूर इलेक्शन कैंपेन करेंगे। वो निहायत पुरज़म और बाहिम्मत सियासतदान हैं जिनकी तारीख पर गहरी नज़र है। मार्शल लॉ के 7 दिन बाद 12 जुलाई को जनरल ज़िया और जनरल फैज़ ने मरी रेस्ट हाउस में भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें जनरल फैज़ के बकौल जनरल ज़िया ने भुट्टो से कहा कि सर ये सिर्फ वक्ती हिरासत है और जल्द ही इक़्तिदार आपका होगा, आप बस
बेफिक्र रहें और आराम करें। 3 दिन बाद 15 जुलाई को जनरल ज़िया ने मरी में पहले कौमी इत्तेहाद की नज़रबंद क़यादत से मुलाकात की और उन्हें बताया कि एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स थी कि 5 जुलाई के दिन पीपीपी जो पीपल्स पार्टी थी ये लाहौर में मुसल्ला मार्च करना चाहती थी, इसलिए फौज को मार्शल लॉ लगाना पड़ा और उसके बाद भुट्टो से दूसरी मुलाकात की। इस दूसरी मुलाकात में भी भुट्टो को मुगालता था कि जनरल ज़िया को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इसलिए भुट्टो ने बहुत सख्त और तुर्श लहजे में जनरल ज़िया को तंबीह की कि आइन को मुअत्तल करने वालों के लिए मौत की सजा लिखी हुई है। इस मुलाकात के अगले ही रोज़ भुट्टो का पर्सनल स्टाफ उससे वापस ले लिया गया। 30 दिन बाद 28 जुलाई को भुट्टो को हिफाजती तहवील से रिहा कर दिया गया और उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए से मरी से पिंडी लाया गया, जहां उन्होंने जनरल फैज चिश्ती के साथ चाय पी और फिर वजीर आजम के तैयारे में बिठाकर उन्हें लाड़काना रुखसत किया गया। और इसके बाद कहा जाता है कि असल कहानी यहां से शुरू होती है। लाड़काना में साबिका वजीर आजम, जो कि एजेंसीज की रिपोर्ट्स और अंदाजों के मुताबिक इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे, का फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल हुआ। अवाम एक रात पहले से ही अपने कायद की एक झलक देखने के लिए जोक दर जोक इकट्ठी हो चुकी थी। ये मनाजिर जनरल ज़िया के लिए हैरान कुन भी थे और परेशान कुन भी। मार्शल लॉ के बावजूद अवाम इतनी कसीर तादाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए बाहर निकल रही थी कि यह बात जनरल ज़िया के लिए नाकाबिले फ़हम थी। उसको एजेंसीज की तरफ से दी गई तमाम तर रिपोर्ट्स के बरक्स भुट्टो न सिर्फ अवाम में मकबूल था बल्कि शायद मार्शल लॉ की वजह से मजीद मकबूल हो चुका था। भुट्टो की अवामी मकबूलियत से सिर्फ ज़िया ही परेशान ना था बल्कि बहुत से पढ़े लिखे, नफीस तारीख का इदराक रखने वाले मॉडर्न, अमीर और अंग्रेज दान सहाफ़ियों की भी शदीद परेशानी लाहिक थी कि हमारी पेशन गोइयों के बरक्स ये सब क्या हो रहा है। जैसा कि आजकल नजम सेठी और फहद हुसैन जैसों की परेशानी है, जो ओहदों के लिए वो बेहद परेशान है कि इमरान खान को दबाते हैं तो वो पहले से मजबूत हो जाता है, इमरान खान को काउंटर करने का प्लान बनाते हैं तो इमरान खान को पहले ही पता चल जाता है। बहरहाल, तो मजीद काबिल गौर बात यह थी कि इन जलसों जुलूसों में बाहर निकलने वाले एक नौजवान ने कहा कि मुबैना धांधली के बाद मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत से मायूस हो चुका था, लेकिन यह हमने भुट्टो साहब से ही सीखा कि अपने हक के लिए बाहर निकलें और एहतजाज करें। इसके बाद जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने कराची वाले घर 7070 क्लिफ्टन जाने के लिए कराची स्टेशन पहुंचा तो शहर में लाखों लोगों का जमे गफीर था, जिसको कोई पुलिस या फौज नहीं कंट्रोल कर सकती थी। कराची स्टेशन से घर तक का सफर जो आधे घंटे का था उस पर हुजूम की वजह से 10 घंटे लगे, यानी आधे घंटे का सफर 10 घंटे। हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा था इमरान खान के मार्च में, जब लॉन्ग मार्च उन्होंने किया 25 मई को, कि वो अटक से पहले जो सवाबी इंटरचेंज है वहाँ से वो इस्लामाबाद तकरीबन 160 किलोमीटर का सफ़र ये बमुश्किल 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है, लेकिन उनको ये सफ़र तय करने में 16 से 18 घंटे लगे। ये अभी ज़्यादा दूर बात नहीं है, अभी 10 दिन पहले की बात है। इसके बाद लेकिन भुट्टो की एक झलक देखने के लिए लाखों की तादाद में दीवाना वार निकलती खिलकत को देखकर एक खौफजदा जनरल ज़िया मजीद खौफजदा होता जा रहा था। वो इतना सादा लोभी नहीं था कि यह बात ना समझ सकता कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो भुट्टो अक्सरियत लेकर वापस आ जाएगा। लिहाजा उसने पीपल्स पार्टी को हर सूरत इलेक्शन से बाहर रखने का तहैया कर लिया और इस मकसद के लिए भुट्टो के खिलाफ एक बुग़्ज़ से भरे लाहौर हाई कोर्ट के जज मौलवी मुश्ताक को इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नामजद कर दिया। भुट्टो को अंदाज़ा हो गया था कि उस चेयरमैन के होते हुए वो कभी इलेक्शन ना जीत पाएगा। जैसा कि आजकल नाज़रीन काम ऐसा ही है कि इमरान खान बार बार इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं उस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि इनके होते हुए हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे और इलेक्शन साफ नहीं हो पाएंगे। इस तमाम अरसे में जनरल ज़िया कौम से बार बार वादे कर रहा था कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जाएंगे। सोचें कितने सादा लोह लोग होंगे जो इन वादों पर यकीन करके मुतमईन हो गए होंगे कि वोट वाले दिन भुट्टो को वोट डाल देंगे, बाकी जलसे जुलूस करने का क्या फ़ायदा। यानी उस ज़माने में भी लोगों को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि ठीक है इमरान खान की मकबूलियत है, हम समझते हैं इमरान खान अगर दोबारा वो इलेक्शन में वोट जीत जाते हैं तो हमें उनकी वज़ीर आज़म बनने की कोई कबूल करने में कोई हर्ज नहीं होगा। आज भी ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है और इमरान खान को यानी लोगों को ठंडा किया जा रहा है कि ठीक है इमरान खान मकबूल है। अब आप देखें कि इमरान खान को ये लोग गिरफ्तार कर सकते हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि लोग मज़ीद मुश्तैल हो जाएंगे। ये इमरान खान को ढील देकर, लॉलीपॉप देकर मज़ीद ठंडा करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि उस अगस्त लाहौर में होने वाला पीपल्स पार्टी का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। उस जलसे ने भुट्टो के अपने तमाम तर पुराने जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरा पंजाब भुट्टो जिंदाबाद से गूंज रहा था। अब तक मार्शल लॉ लगाने वालों को इदराक हो चुका था कि हमारा फैसला बैकफायर कर गया है।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर जैसे लाहौर जिए भुट्टो और भुट्टो जिंदाबाद के नारों से लरजने लगे। खौफ मजीद बढ़ गया। भुट्टो के खिलाफ खुफिया इंक्वायरीज होने लगी, रिपोर्ट्स मुरतब होने लगी कि फाइलें खंगाली जाने लगी कि बदबख्तों कुछ तो निकालो इसके खिलाफ, यानी भुट्टो के खिलाफ कुछ ना कुछ तो ऐसा निकले, जैसा कि आजकल भी हो रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ तो निकले कि जिस पर इसे सजा देकर हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। 28 अगस्त 1970 के रोज भुट्टो ने आखिरी बार जनरल जिया से मुलाकात की। जनरल फैज चिश्ती भी उस मुलाकात में मौजूद था, जिसका कहना है कि जिया ने भुट्टो साहब को चाय ऑफर की, जिसे भुट्टो ने इनकार कर दिया कि मैंने रोजा रखा हुआ है। इसके बाद भुट्टो ने पूछा कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने की तरफ क्या पेशरफ्त है। जिया उल हक ने कहा कि हम जमहूरियत बहाल करने के लिए अपने फराइज पूरे कर रहे हैं। फैज ने कहा कि हमने पिछले दिनों मुस्तफ़ा खर से भी मुलाकात की, जिस पर भुट्टो ने कहा कि मैंने तो किसी को ऐसी मुलाकातों का मैंडेट नहीं दिया। इस मुलाकात के बाद भुट्टो को यकीन हो गया कि उसकी मकबूलियत के सबब अब इलेक्शन नहीं होंगे। 5 दिन बाद 3 सितंबर की रात 4 बजे आर्मी कमांडोज ने भुट्टो के कराची वाले घर को घेर लिया और भुट्टो को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अदालतों के मार्शल लॉ हुकाम के साथ शर्मनाक साजबाज एक तवील दास्तान है, जिसके आखिर में भुट्टो को तख्तादार तक पहुंचा दिया गया और जो इलेक्शन अक्टूबर 1970 में होने थे वो इलेक्शन 11 साल बाद नवंबर 1988 में हुए। ये नाज़रीन किराम, ये जो कुछ बयान किया गया है ये मशहूर मुसन्निफ स्टैनली वॉलपर्ट की किताब जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान के आखिरी बाब से माखूज है। तो ये नाज़रीन किराम, तारीख़ बताने का मकसद ये है कि जो हालात आज पाकिस्तान के अंदर हैं ये बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं। अमूमन जो वाक़यात किसी भी रियासत या मुल्क के अंदर पैदा होते हैं उनकी कड़ियाँ माजी में किसी न किसी वाक़यात से, हादसात से ज़रूर मिलती हैं। और इंसान है, इंसान की जो साजिशें हैं, यही इंसान है जिसने आप जानते हैं काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। तो इसके अंदर बुराई का मादा भी है और अच्छाई का मादा भी है। तो ये इंसान जो कुछ माजी के अंदर होता है उसी तरह के वाक़यात को ये दोहराता है। बहरहाल आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है, अगरचे इमरान खान को यकीन दहानी है, यानी लोगों की जो मकबूलियत है 99% लोग या 95% लोग, 90% लोग वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या इमरान खान को अब तक, यानी पिछले 2 महीनों में जो कुछ हमने देखा, क्या इमरान खान को अब तक कोई कामयाबी मिली, कोई रिलीफ मिला? अवाम की मकबूलियत देखते हुए भी इमरान खान या लोगों के फ़ायदे के लिए कोई फ़ैसले हुए नहीं हुए, ना अदालतों से, ना ही दीगर इदारों से और ना ही नाज़रीन किराम असम्बली या दीगर जगहों से। तो ये बड़ी इसमें इबरत है उन लोगों के लिए जो आज भी तकिया किए बैठे हैं कि शायद इमरान खान वापस आ जाएंगे। नाज़रीन किराम, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर हालात मज़ीद गंभीर हों और जैसा कि इमरान खान भी खदशे ज़ाहिर कर चुके हैं और दीगर लोग भी, बड़े बड़े माहिरीन और मुसन्निफ़ीन खदशे ज़ाहिर कर रहे हैं कि हालात जब खून रेसी की तरफ जाते हैं, खाना जंगी और फसादात की तरफ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात लाहिक हो जाते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, मुख्तदर हलकों को, तमाम रियासती इदारों को इस पर अपना रोल अदा करना होगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, वो भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।